स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और आज हमारे साथ हमारे पॉलिटेक्निक के एक साथी हैं, श्री अभिषेक कुमार पंकज जी, जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक फतेहपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चरर हैं। सर से हमारी मुलाकात जो है 2019 में एक ट्रेनिंग हुई थी चंडीगढ़ में, उसमें हुई थी। और हमारे साथ के एक और लेक्चरर थे, श्री आलोक कुमार। और हम तीनों ही लगभग साथ में 5 दिन लगभग घूमे घामे। तो उस दौरान इनसे आत्मीयता हो गई थी। और फिर ये अब इनसे मुलाकात मेरी दोबारा हो रही है आज। और आज हम जानेंगे कि सर के जो लाइफ है, जो स्ट्रगल है, इनके जो स्टडी है, ये कहाँ से हुई, क्या हुई, ये सारी चीज़ें इनके बारे में जानेंगे। जो बच्चे फतेहपुर से हैं वो इनको जानते भी होंगे, वो पहचानते होंगे, पहचान रहे होंगे। और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी जो है वो आज सर को जान जाएंगे। सर अपने कॉलेज में टीपीओ भी हैं, तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और जॉब अब से रिलेटेड और कहाँ पर क्या है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वो चीज़ें भी आगे इनसे जानने को मिलेंगी। और सर का जो है वो एक जो झुकाव जो है थोड़ा सा साहित्य की तरफ भी है। कविताएं वगैरह भी सर की बहुत सुनते रहते हैं हम लोग। और आप भी अब सुनना सुनना मतलब मौका मिल सकता है आपको भी सुनने का। और इसलिए उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें सब पूरा से इनकी जर्नी के बारे में। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने YouTube चैनल में। और आप सभी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं। और स्टार्टिंग आपकी एजुकेशन वगैरह वो सब कहाँ से हुई, थोड़ा सा इस बारे में हमें बता दें। सर मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ। अब जो प्रयागराज हो गया है। हाँ। और स्कूलिंग भी मेरी इलाहाबाद से ही हुई। और फिर मैंने इंजीनियरिंग की है। इलाहाबाद का ही एक कॉलेज है। फादर मेरे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में इंजीनियर थे। आईटीआई नैनी में प्लांट है। तो वहां से मैंने बीटेक किया। फिर इलाहाबाद से ही मैंने एमबीए किया। और बीटेक और एमबीए के बाद थोड़ा सा मेरा जो इंक्लिनेशन था वो ये था कि मैं एमएनसीज में जाऊं और जॉब करूं। लेकिन ईश्वर ने ऐसा चाहा कि समय रहते ही मैंने मेरा एमबीए 2015 में कंप्लीट हुआ। और 2016 में मैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस विभाग में आ गया और विभाग की सेवा कर रहा हूँ। रहने वाले सर इलाहाबाद का ही। इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं? तो हाँ हाँ प्रॉपर हाँ। इलाहाबाद में या कोई गांव है या आसपास या? नहीं नहीं, प्रॉपर प्रॉपर इलाहाबाद के ही हम हैं। इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है गुरु तेग बहादुर नगर। अच्छा। जीटीबी नगर के नाम से इलाहाबाद जंक्शन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो वहीं से है हम। और फिर विभाग में आने के बाद हमने के एनआईटी सुल्तानपुर से एमटेक किया है डिजिटल सिस्टम एंड डिजाइन में। तो अभी लास्ट ईयर ही मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ है। अच्छा सर। तो सर, एमबीए करने की क्या वजह थी, मतलब क्या टेक्निकल लाइन से थोड़ा सा बिजनेस लाइन में? एक्चुअली सर उस समय का जो एक नैरेटिव था कि अगर आप बीटेक के बाद आपके पास मास्टर्स में एमबीए है तो एक ऐसा एमएनसीज में ऐसा एक ऑरा बनाया गया था कि आप वहां जाएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहेंगी। अच्छा। और जो प्लेन बीटेक थे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और ये सारी चीजें दिमाग में थी। और मेरा हमेशा से ही थोड़ा सा फाइनेंस के प्रति झुकाव रहा है। क्योंकि हम लोगों को हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें टेक्निकल एजुकेशन के जैसे हमें, तो वो हमें टेक्निकल एजुकेशन तो देता है लेकिन वो हमें ये नहीं बताता है कि हमको फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके और फिर मैंने एमबीए किया और उसके बाद बाय गॉड ग्रेस 2016 में ही मैं विभाग में आ गया। अच्छा, ये जो वैकेंसीज थी ये कब निकली थी, और मतलब जो भरा? अ, ये ये वैकेंसी 2014 की थी, 2014 में आई। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, ये एक बात बताएं, मैं तो इस विभाग में 2010 से हूँ और आप 2016 में आए। तो आपको इस विभाग में आने पर, प्राविधिक शिक्षा विभाग में आने पर क्या फीलिंग हुई, क्या कैसा लगा, क्या चैलेंजेस महसूस हुए, थोड़ा इस बारे में हमें बताने का कष्ट करें। सर क्योंकि मैंने कुछ समय तक प्राइवेट में जॉब किया था। एक आईटीईएस कंपनी थी, हम लोग यूएस को टेक सपोर्ट देते थे। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में 2016 में आया तो मैं 23.5 साल की उम्र में डिपार्टमेंट में आ गया था। अच्छा। तो हाँ। और उसके बाद डिपार्टमेंट में आने के बाद लोगों से बड़ा प्यार भी मिला और एक नई चुनौती भी हमें लगी क्योंकि हमारा जो फील्ड था उससे एकदम विरत था, ये अलग था। हम्म बच्चों को हम्म पढ़ाना और
ऐसे बच्चे जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, हिंदी भाषी पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको तकनीकी विषय के बारे में जानकारी देना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। और धीरे धीरे उसमें जैसे जैसे समय बीतता गया वो चीजें मैंने सीखी, और अब ये कह सकते हैं कि हम रम गए हैं और बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में मजा आने लगा है। नहीं, 23.5 साल की उम्र तो बहुत ही कम हुई जा करके। कई बच्चे जी। तो इस एज में तो अपनी पढ़ाई केवल कंप्लीट कर पाते हैं। और बीटेक का आपका कब का है, 2014 का? नहीं, दो। 13 का, बीटेक 13 का। अच्छा, बीटेक 13 का है, यानी कि ग्रेजुएशन के हाँ। 3 साल के भीतर ही आप जो है वो जी डिपार्टमेंट जी। में आ सकते हैं। तो ये जी। काफी अच्छा, मतलब एक तो कहना चाहिए लक है या मेहनत है आपकी, जिस वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया। अच्छा सर, एक बात हमें ये बताएं कि जैसे आप अपने कॉलेज में टीपीयू हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। हर कॉलेज में, हर पॉलिटेक्निक में ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर होता है। तो इनके क्या कार्य होते हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं, और ताकि बच्चे भी जान पाएं कि वो एक टीपीओ से किस तरह से किस मदद ले सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि थोड़ा सा संकोचवश नहीं पूछ पाते हैं अपने टीचरों से। तो हम ये कोशिश भी करते हैं कि थोड़ा टीचरों और छात्रों के मध्य का जो ये कम्युनिकेशन गैप है, या अगर कहीं पे है, तो बच्चे थोड़ा सा पूछ पाए उस चीज के बारे में, या उनको पता लग पाए। तो थोड़ा सा ये बताइए कि टीपीयू के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, कहाँ कहाँ तक वो बच्चों की मदद कर सकते हैं। सर, जैसा कि हमारे जो बच्चे हैं वो सब तकनीकी विधा के विद्यार्थी हैं। वो उन्होंने एंट्रेंस दिया है डिप्लोमा का, और उसके बाद वो उनकी कोशिश रहती है कि 3 साल के बाद जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट होगा तो मेरे हाथ में एक जॉब आ जाएगी। और इसी कार्य को सकुशल संपादित करने के लिए विभाग ने एक हम लोगों को चार्ज दिया है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का। हर संस्था में ये है। और हमारा जो बेसिकली काम है कि हम बच्चों से इंटरेक्ट करें, और फर्स्ट ईयर से ही लेकर के जब बच्चे का एडमिशन होता है तो उसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ये जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है कि हम बच्चों की सॉफ्ट स्किल पे ध्यान दें, क्योंकि वो 3 साल टेक्निकल एजुकेशन में तो रहेगा ही, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो टारगेट स्टूडेंट है उनको उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स की कमी होती है। तो धीरे धीरे उनको हमको समझाना कि बेटा अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो। ठीक, और साथ ही साथ जो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि हमारे नाम में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है, तो ये हमारी 3 साल ट्रेनिंग रहती है कि हम बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जीएस है, इंग्लिश है, या कुछ पोर्शन कंप्यूटर का है, आज के लिए जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है। दिक्कत सर कहाँ शुरू हो रही है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन समय के साथ उसने इंडस्ट्री के साथ एक कोलेबोरेशन नहीं किया है। तो वहां पर दिक्कत आ रही है कि बच्चा डिप्लोमा तो कर लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आज के समय में करंट एरा में इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम उसे ये बताते हैं, जरूरत इस बात की है कि जो हमारा अभी करंट समय में जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उसके साथ हम कैसे कोप अप कर पाते हैं। बच्चों को ये सीखना होगा कि हम उन कंपनीज की वेबसाइट पे जाएं, ये जानकारी एकत्रित करें कि वो किस काम में इंडल्ज है, वो कैसा काम करती हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, और उन सॉफ्टवेयर्स को हम अभी से उनमें प्रैक्टिस करना और सीखना शुरू कर दें, ताकि जब हम 3 साल के बाद उस कंपनी में जाए तो हमको कुछ ऐसा नया नहीं लगे। और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि जिसके हायरिंग पे हमने पैसे खर्च किए हैं, हमने पूरी रिक्रूटमेंट ड्राइव करी है, और उसके बाद हमें वो बच्चा ना मिले जो हमारी कंपनी के लिए फ्रूटफुल ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई मेहमान हमारे यहाँ आने वाला होता है, और हम उसे मतलब प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हम पहले ही पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसे खाने में क्या पसंद है, या उसकी क्या इंटरेस्ट है, एग्जैक्टली सर। तो वही चीज हम पकाते हैं, ताकि वो उस चीज से खुश हो जाए। तो बच्चों को भी यही चाहिए कि उस तरह का वो अपने आप को प्रिपेयर करें कि कंपनी जब आए तो देखते ही उसे कहे कि हाँ, हमें यही स्टूडेंट चाहिए था, यही हमें जॉब वर्कर चाहिए था। अब मैं सर जो इसका दूसरा पोर्शन है प्लेसमेंट का, क्योंकि प्लेसमेंट हमारा शुरू होता है 5th सेमेस्टर के बाद से, जब बच्चा 6th सेमेस्टर में जाता है, तो जो सबसे जरूरी चीज उस समय एक छात्र के मन में या छात्रा के मन में होती है कि अब हमको रोजगार करना है। तो रोजगार को भी हम लोगों ने 3 तरीके से वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है। या तो वो निजी क्षेत्र में जाएगा, या वो सरकारी सेवा में जाएगा, या वो स्वरोजगार करेगा, या अपना खुद का उद्यम लगाएगा। तो आज जैसे हमारी वर्तमान सरकार की मंशा भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा उद्यमी तैयार करें, और इसी को ध्यान में रख करके एक सरकार, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको ईडीपी कहा जाए,
उसके तहत हम लोगों ने संस्थाओं में ईडीपी सेल बनवाई है। अगर किसी भी बच्चे के अंदर कुछ अपना उद्यम स्थापित करने का उसके दिमाग में आ रहा है, तो वो हमसे मिल सकता है। जो भी उसके दिमाग में प्लान है वो शेयर कर सकता है, और उसमें हम जितना उसको असिस्ट कर सकते हैं वो करते हैं। और दूसरा, समय समय पे जो भी सरकारी विज्ञप्तियां निकलती हैं सेवाओं को लेकर के, वो बच्चों तक पहुंचाना। और प्राइवेट कंपनीज जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम है, एल&टी है, टाटा है, इनके नोटिफिकेशन हम बच्चों में सर्कुलेट करते हैं विभिन्न व्हाट्सएप माध्यम के ग्रुप से। या हमारे जो नियर बाई संस्थाओं में अगर कहीं रोजगार मेले का आयोजन होता है, तो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप वहां पर जाएं, और जिसके द्वारा उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त हो सके। अच्छा, ये जो ईडीपी का बता रहे हैं आप, इसमें क्या मतलब फाइनेंशियल मदद भी मिल जाती है गवर्नमेंट से? सर, हम लोगों की एक नोएडा में केंद्र सरकार का ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, निस्बट। उसने ट्रेनिंग दी थी, और वहां पे हम लोगों को ट्रेनिंग के बाद कोई ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं दिया गया। लेकिन जो भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जिन मदों में हम लोन ले सकते हैं सरकारी बैंकों से, वो बताया जाता है। जैसे कि एक हमारा पीएमईजीपी कार्यक्रम चलता है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके थ्रू बच्चा जा सकता है। मुद्रा बहुत फेमस स्कीम है। मुद्रा में भी दो तीन तीन कैटेगरीज है, उनमें हम बच्चों को असिस्ट करते हैं कि अगर आपको अपना स्वरोजगार स्थापित करना है, तो आप सरकार या जो हमारी बैंकिंग सेक्टर है, इनकी मदद से आप अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं। बेसिकली इसका काम गाइडेंस देना है कि एक प्रॉपर स्पेस हो जहां पे बच्चा है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे, और उसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं वीडियो तो ध्यान दें इस चीज में। और अगर आप इस बारे में जानते हैं और जानकारी चाहते हैं तो सर से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो हम सर से और रिक्वेस्ट कर लेंगे डिटेल में कि बताने के लिए। अच्छा सर, जो एक प्रॉपर नौकरी बच्चा ढूंढता है तो उसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बच्चा रिज्यूम तैयार करता है, फिर उसका मॉक टेस्ट होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इन तीन स्टेप्स को किस किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, तो सबसे पहले हम जरा जानना चाहेंगे कि एक रिज्यूम जो है बच्चा किस तरह से तैयार करे ताकि कंपनी में प्लेसमेंट उसका आसानी से हो सके। हम लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो रिज्यूम हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। और मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि आप रिज्यूम बनाने में जितनी भी ईमानदारी से आप अपना रिज्यूम बनाओगे, वो आपके लिए उतना अच्छा होगा। बच्चे क्या है कि रिज्यूम को बड़ा करने के लिए उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिख देते हैं जो जिनका रेलेवेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डिप्लोमा के बच्चों की बात करूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, वो साइबर कैफे के माध्यम से या साइबर कैफे से अपना रिज्यूम बनवाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत उसमें क्या होता है कि उसमें होता क्या है कि कैफे वाले ने किसी दूसरे जॉब का, उस जॉब का नेचर अलग था, उसके कंटेंट को उठाया, ऑब्जेक्टिव को उठाया, और वो आपके रिज्यूम में पेस्ट कर दिया। तो और हम क्या है कि हम उन चीजों को नहीं देखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव, रिज्यूम का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सपोज करिए कि आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं, और आपने अपने रिज्यूम में लिखा है ऑब्जेक्टिव में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो वो देख करके चीजें पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले हमको अपने रिज्यूम में ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करना है कि हम किस नौकरी के लिए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रख करके अपना ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। जो भी हमारे 10+2 और डिप्लोमा के ग्रेड्स हैं, परसेंटेज है, उसको ईमानदारी से मेंशन करना चाहिए। और भी आपने अगर को करिकुलम एक्टिविटीज में आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, मैं फिर से कहूंगा, अगर सर्टिफिकेट्स हैं तभी आप उसको मेंशन करें। किसी पार्टी में, किसी फ्रेशर फंक्शन में अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, उसको आप उसमें मेंशन ना करें। बच्चे ऐसा कर देते हैं, और बाद में ये चीजें उनके लिए ही दिक्कत। कौन सी चीज ना मेंशन करें? सर, कुछ ऐसी बातें जैसे कॉलेज में हमने कोई एक पार्टी की, और उसमें हमको कोई अवार्ड दे दिया गया, सपोज करिए, और उसका सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं, प्रूफ हमारे पास नहीं है, और उसको हमने अपने को करिकुलम एक्टिविटीज के कॉलम में, रिज्यूम में मेंशन कर दिया है, तो वो आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और बेसिकली देखा जाता है कि 10th के बाद से अगर आपने अपने एजुकेशन में कोई अचीवमेंट किया है या एक्स्ट्रा कुछ किया है, तो उसी को मेंशन करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिप्लोमा के बेसिस पे जा रहे हैं जॉब करने, तो जितना हो सके आप अपना टेक्निकल जो स्किल है उसको आप मेंशन करिए। जैसे आपने अगर कंप्यूटर में कुछ सीखा है, कोई लैंग्वेज सीखी है, तो उसको मेंशन करें। और जो भी मेंशन करें, फिर से कहूंगा, उसके प्रति ईमानदार है, क्योंकि रिज्यूम ही है जिसके बेसिस पे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। अच्छा, अब दूसरा स्टेप आता है मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें। और
क्या कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इसे, उसके बारे में थोड़ा। मॉक टेस्ट के बारे में तो हम सभी को पता है कि हमारा जो इस समय का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न है डिप्लोमा सेक्टर में, वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, कुछ हमारे स्पेसिफिक ब्रांच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें मैंने पहले भी बताया है कि रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें अरिथमेटिक और भी पोर्शन है, और जीएस और इंग्लिश। तो ये हमको मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते रहने चाहिए। प्रैक्टिस, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी इन सब्जेक्ट्स में हमें आएगी। और दूसरा टेक्निकल, क्योंकि 3 साल हमने टेक्निकल पढ़ा है, तो उस पर भी हमें उतना ही ध्यान देना है। ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, जो मैंने देखा है अब तक, मुझे 6 साल से ज्यादा हो गए इस क्षेत्र में, और बच्चे टेक्निकल तो अच्छा कर ले जाते हैं, लेकिन वो नॉन टेक उन्होंने पढ़ा नहीं है, 3 साल वो टेक्निकल में रह गए हैं, और इस वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। और कुछ बच्चों से आपने भी सुना होगा कि सर मेरा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स से रुक गया। तो मैं बच्चा आप सबको यही बताना चाहता हूं कि वो जो लड़ाई है वो उन्हीं 2 मार्क्स और 5 मार्क्स की है। एक बहुत बड़ा मॉब है जो वहां तक पहुंच जाता है, और रेस में आगे निकलने के लिए 2, 4, 5 मार्क्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे अभी अभी हमारा जितने भी पीएसयू के एग्जाम्स होते हैं, एनटीपीसी है, डीआरडीओ है या बार्क है, जितनी भी पीएसयूज है, महारत्न, मिनी रत्न कंपनी है, इनमें टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पूछे जाते हैं। हम्म। अच्छा चलिए, मॉक टेस्ट भी हो गया। अब इसके बाद जब इंटरव्यू की बारी आती है तो उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, थोड़ा सा इस बारे में बता दें। हाँ, इंटरव्यू सेक्शन जो है वो हमेशा से बच्चों के बीच में एक चैलेंजिंग विषय रहा है। हम भी जब छात्र जीवन में थे तो बहुत डर लगता था कि इंटरव्यू कैसे देंगे, कैसे पैनल को फेस करेंगे, और फिर आयोग का इंटरव्यू दिया, पीएससी का बहुत बड़ा इंटरव्यू माना जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इंटरव्यू में ईमानदार रहिए, आप जो बोल रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट, आपने रिटन क्वालिफाई किया है, इसका मतलब नॉलेज, आपके नॉलेज के प्रति पैनल आश्वस्त है कि आप क्वालिफाई करके आए हो, मतलब आपके पास जानकारी है। बस वो ये जानना चाहता है कि उस जानकारी को आप प्रॉपर डिलीवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको क्वेश्चन का जवाब आता है आप बताइए, अगर जवाब नहीं आता है तो नहीं बताइए। कभी भी इंटरव्यूअर को गोल मोल घुमाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप ना बताएं। और दूसरा, तैयारियों के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये है कि इंटरव्यू देने से पहले हम अपने घर में ही, अगर कोई नहीं है तो घर में एक मॉक इंटरव्यू का आयोजन करें। और कुछ लोग टेबल के इस साइड, जो साक्षात्कार देने वाले हैं वो बन जाए, और कुछ लोग टेबल के उस साइड, जो साक्षात्कार लेने वाले हैं, और एक मॉक इंटरव्यू का हम आयोजन करें। उससे पता चलेगा कि हमारा हेजिटेशन या हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर है, पोस्चर है, आई कांटेक्ट है, ये सारी चीजें हमको पता चल जाएंगी कि हम क्या सुधार इनमें हमें करना है। और जो ड्रेसिंग है वो पता होना चाहिए कि हमको फॉर्मल्स पहन के जाने हैं, बहुत फंकी लुक नहीं होना चाहिए। जितना आप फॉर्मल रहेंगे आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनो, लेकिन आपके कपड़ों से शालीनता झलकनी चाहिए, और लगना चाहिए कि आप किसी साक्षात्कार में आ रहे हो। अच्छा, कुछ जनरल क्वेश्चंस कुछ बच्चे अगर तैयार करना चाहें, क्या क्या तैयार करना चाहिए उन्हें। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपने पूछा है। और जनरल क्वेश्चंस में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आप हमें कुछ बताएं। तो इसके लिए आपने जो रिज्यूम में लिखा है, जैसे रिज्यूम में एक सेक्शन होता है हॉबीज का, और हॉबीज में ज्यादातर बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, कुकिंग, गार्डनिंग, सिंगिंग, डांसिंग। ऐसा नहीं करना है। आपकी जो हॉबी है आप उसको मेंशन करो, क्योंकि इंटरव्यू में हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने एक बैंक पीओ का भी इंटरव्यू दिया था, तो वहां पे मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी हॉबीज के बारे में, आपका नाम, जैसे ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि आपका जो नाम है उसका मतलब, या आपके नाम से कोई जगह संबंधित है, उस जगह के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। तो मैं अपना एग्जांपल लूं, मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं जब इंटरव्यू में गया था तो मुझसे पूछा गया था कि इस समय एक अभिषेक बच्चन की नई मूवी आई है, उसके बारे में आप बताइए। तो ये चीजें ऐसे एकदम रैंडम आती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, और टेक्निकल क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्ट के हैं वो आपको बेसिक तैयार करने हैं। इंटरव्यू में हम बहुत ऐसा पढ़ के चले जाते हैं, जैसे सपोज करिए कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूं, तो मैंने पढ़ा बीजेटी के बारे में। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो हमें केवल बेसिक्स उसके बारे में जानना है कि बीजेटी होता क्या है। और आप बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। वो केवल ये जानना चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट उस जो टॉपिक है उसके प्रति क्लियर है कि नहीं है। तो अभिषेक सर ये बताएं हमें कि हमने कई सारे पोयम आपकी और वीडियोस देखे हैं इस बारे में, और काफी प्रशंसनीय भी होते हैं वो। तो साहित्य के प्रति आपका झुकाव कब से, मतलब शुरू से रहा है, या फिर ये बीच में कभी डेवलप हो गया? थोड़ा इस बारे में हमें बताएं। एक्चुअली सर, मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, पिताजी हमेशा सामाजिक जीवन में सक्रिय रहे, और लंबे समय तक उन्होंने भारतीय राजनीति में भी अपना योगदान दिया। तो घर का माहौल एक ऐसा था कि जबकि कभी भी मैंने साहित्य पढ़ा नहीं, हम्म। हमेशा से साइंस का विद्यार्थी रहा, उसके बाद तकनीकी क्षेत्र में आ गया। साहित्य मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन हमेशा से एक झुकाव, एक इंक्लिनेशन साहित्य के प्रति रहा। और थोड़ा बहुत लिखता था, लेकिन लॉकडाउन में मैं लोगों के लिए, लॉकडाउन एक डिजास्टर बन के आया, और मैंने लॉकडाउन में दो बहुत जरूरी चीजें की। पहला, मैंने अपने साहित्य को संवारा, सुधारा, और दूसरा, मैंने अपने वेट पे ध्यान दिया। तो मैंने लॉकडाउन के बाद मैंने 6 kg वेट भी कम किया अपना। तो तो और सर, लॉकडाउन में पहली मेरी पोयम इलाहाबाद के एफएम पे पब्लिश हुई थी। ये रात्रि प्रहर है, कोरोना को लेकर के। तो बड़ी सराहना मिली लोगों की, और उसके बाद हम सबको पता है कि अगर हमें प्रोत्साहन मिलता है, कोई हमारी तारीफ करता है, तो उस काम को करने में हम दुगनी रफ्तार से और जोश से जुड़ जाते हैं। और उसके बाद मैंने कई सारी पोयम्स लिखी हैं, जिसका आप लोगों के द्वारा प्यार मिलता है, सराहना मिलती है, तो लगता है कि कुछ ना कुछ जो टूटी कलम है उससे कुछ लिखते रहे। नहीं। तो मैं बता दूं, लॉकडाउन में मैंने भी ये चैनल लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया था। लेकिन लॉकडाउन में मेरा वेट बढ़ गया था। आपने वेट कम बढ़ गया था, तो खैर उसके लिए नहीं टिप्स। सर, आपने सर इस चैनल के माध्यम से जो एक सारे डिप्लोमा के बच्चों को एकजुट करने का प्रयास किया है, वो बहुत सराहनीय है। हम लोग भी देखते थे, और जिस तरह से, मतलब होता क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। आप लगातार लगे रहे, बच्चों को एड्रेस करते रहे। लॉकडाउन में से ये जो चैनल शुरू हुआ वो उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, और इससे बहुत सारे पॉलिटेक्निक के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर। और मैं ये चाहूंगा सर कि कोई जो आपकी फेवरेट कोई कविता स्वरचित अगर है, तो थोड़ा सा उसे अगर हम सुना सके। एक मैंने हाथ से लिखने का प्रयास प्रयास किया था, रोटी। आपने अभी हो सकता है सुना भी हो। और ये मेरे ऊपर आप बीती घटना है। लॉकडाउन के समय एक दिन मैं किचन में गया, और उसके बाद मैं अपनी व्यथा को बताऊंगा। तो इस चैनल के जो भी श्रोतागण हैं उनको मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और ये मेरी कुछ स्वरचित पंक्तियां हैं जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो रसोई में पसीने से भीगे, फिर भी ना रुके ना थके, ताकि निवाला हमको ससमय मिल सके। माँ को अर्पित आज का यात्रा वृत्तांत सुनाता हूं अपना, अनुभवे किचन दीक्षांत। ये मेरी आप बीती है। आज ये समझ में आया, आज ये समझ में आया, रसोई भी एक युद्ध स्थल है भाया। किचन में जोश और खरोश से घुसा, जीतने युद्ध है किचन, मैं भूखा प्यासा। युद्ध के मैदान में आगमन था, बर्तनों को भी मुझको बर्तनों का भी मुझको पूरा अभिनंदन था। युद्ध के मैदान में आगमन था, बर्तनों का भी मुझको पूरा अभिनंदन था। बेलन तवा संसी सरीखे अस्त्रों से सज्जित था, मन में पूर्ण विश्वास, भय न किंचित था। बेलन तवा संसी सरीखे अस्त्रों से सज्जित था, मन में पूर्ण विश्वास, भय न किंचित था। रोटी के लिए आटा गूंथना चाहा, डालता गया पानी पे पानी, समझ हवन कुंड करता रहा स्वाहा। रोटी के लिए आटा गूंथना चाहा, डालता गया पानी पे पानी, समझ हवन कुंड करता रहा स्वाहा। जैसे ही आटे में पानी ज्यादा हुआ, मुझे दिखा आटों के बीच एक अद्भुत पानी का कुआं। जैसे ही आटे में पानी ज्यादा हुआ, मुझे दिखा आटों के बीच एक अद्भुत पानी का कुआं। पहले कुछ समझ ना आया, पहले कुछ समझ ना आया, मैंने तुरंत प्लान बी अपनाया।
और आटे पे आटा मिलाता गया, भंडारे का राशन बनाता गया। और आटे पे आटा मिलाता गया, भंडारे का राशन बनाता गया। कुआं था कि सूख ही नहीं रहा था, मैं भी था जिद्दी, रुक नहीं रहा था। कुआं था कि सूख नहीं रहा था, मैं भी था जिद्दी, रुक नहीं रहा था। जैसे ही आटे के कंटेनर ने आवाज लगाई, ये देख दशा, आंखें मेरी भर आई। जैसे ही आटे के कंटेनर ने आवाज लगाई, देख ये दशा, आंखें मेरी भर आई। तभी मन में खुद पर गर्व हुआ, तभी मन में खुद पर गर्व हुआ, क्या पता था मेरा हाथ इतना फलेगा। कोई नहीं यारो, इतना गूंद दिया है, एक हफ्ते भी नहीं मिला तो इसी से काम चलेगा। एक हफ्ते भी नहीं मिला तो इसी से काम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत सही सर। बहुत मजा आया, और बहुत ही ज्यादा मतलब रचनात्मकता इससे झलकती है आपकी। और तो बाकी, और आप जो अभी आपने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है सर, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं हाँ कि सर। किस वजह से, क्या मतलब क्या ख्याल है आपका, क्या आपको वजह लगी, या क्या अ, बड़ी जिस वजह से आपने ये शुरू करना चाहा। मैं सर पिछले 3 सालों से साहित्य में कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि अगर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है, और क्योंकि आज के समय में यूट्यूब से बेहतरीन और बढ़िया सशक्त माध्यम कोई नहीं है, क्योंकि हम सभी इस समय जो है कम्युनिकेशन के एरा में चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर यूट्यूब पे एक चैनल होगा तो वहां से हम हमारी जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी रचनात्मकता है, वो उसको हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और उसी बात को ध्यान में रख करके शुरू किया। और इसके लिए मैं अपनी वाइफ का भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया अच्छा। कि आप इतना कुछ करते हो, अगर आप यूट्यूब पर आओगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको सुन सकेंगे। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखिए। मेरे चैनल का नाम है प्रेम के मोती। तो मैं आपके भी जितने श्रोतागण हैं, और आपके भी जितने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको उनसे कहना चाहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सर। और अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बिल्कुल, मैं अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके चैनल का लिंक दे दूंगा, सर के चैनल का। और आप लोग उसे देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं खासकर जो हमारे पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, डिप्लोमा सेक्टर के, उनको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे समय समय पर जो भी प्लेसमेंट से संबंधित गतिविधियां होती रहेगी, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी उससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो जितने भी छात्र हैं वो वहां से उन जानकारी को ले सकते तो स्टूडेंट्स, आपको प्लेसमेंट और इन जॉब से रिलेटेड अगर और ज़्यादा अवसरों की जो आवश्यकता महसूस होती है, तो सर के चैनल को ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आपके भविष्य को जो है वो हेल्प बनाने में सर का भी योगदान मिल सके। अच्छा सर, चूंकि आपने एमबीए भी करा है, तो थोड़ा सा हम, और आपने बताया भी था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपने जो है इसे किया था, तो थोड़ा हम भी जानना चाहेंगे इस बारे में कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्या आवश्यकता है, क्यों करना है, कैसे करना है, थोड़ा इस बारे में अगर बताएं। मैं सर पहले भी बता चुका हूँ कि हम सभी जो हमारा इनकम सोर्स है उसको लेने पाने के लिए, या उसको इनकम सोर्स अपना जनरेट करने के लिए तो रेस में दौड़ते हैं, लेकिन उसको हमको संभाल करके कैसे रखना है, इसके बारे में हम भूल जाते हैं। मैं बस आप सभी को यही बताना चाहूंगा कि हमारे एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर थे, वॉरेन बफे। वॉरेन बफे का एक स्टेटमेंट था कि हमको सेविंग्स, जब हमारी इनकम आती है, खर्च करने के बाद, हम जो इंडियंस हैं इनका माइंडसेट है कि हम पहले खर्च करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको सेव करते हैं। लेकिन इसका हमको उलट होना चाहिए कि हमको पहले सेव कर लेना चाहिए और जो पार्ट बचे उसको खर्च करना चाहिए। अगर इस हम मेंटेलिटी से अपनी सेविंग्स करेंगे तो हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। और अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है आज के समय में, सभी को, लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो अगर हम स्मार्टली अपनी सेविंग्स को करते हैं, जैसे कि बहुत सारी बुक है, एक बहुत फेमस बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। तो वो हमें बेसिकली बताती है कि हमको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। उसमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात की गई है कि हमको ये समझना है कि हमारी लायबिलिटी क्या है और एसेट क्या है। तो हम इंडियंस की जो मेंटेलिटी है, ये उसको एकदम उल्टा सोचते हैं। जैसे कि हम हमारे लिए लायबिलिटी क्या है। अभी अगर कोई, हमने एक मोबाइल खरीदा, बहुत अच्छा, सपोज करिए कि हमने 80,000 का एक फोन खरीदा, तो
हमारे दिमाग में ये बात आएगी या हम लोगों को ये लगेगा कि ये तो हमारा एसेट है, ये हमारी संपदा है, संपत्ति है। लेकिन वो हम अगर वो हमें अर्न करके नहीं दे रहा है फोन, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। हमने एक कार खरीदी और वो हमें अगर अर्न करके नहीं दे रही है, हमने एक बंगला खरीदा, घर खरीदा, और वो हमें अगर अर्न करके नहीं दे रहा है, क्योंकि हर कमोडिटी की एक डिप्रिसिएशन वैल्यू होती है, वो समय के साथ डिप्रिशिएट करती है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, ना कि एसेट है। तो हमको अपने इस कॉलम को सुधारना होगा और स्मार्टली चीजों को इन्वेस्ट करना होगा। और उसके लिए आज के समय में आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बताते हैं कि हमको कैसे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना चाहिए या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक चीज हम जो नॉर्मल हम लोगों को नहीं पता है, जिसको हम लोग महंगाई दर या बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट, अगर आपका बैंक या आपका अकाउंट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है, तो उस पैसे को सेव करने का कोई मतलब नहीं है। आज के समय में जो एफडी है या सेविंग अकाउंट्स हैं, ये बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, जो कि हमारे इन्फ्लेशन को, वो पैसा आपका समय के साथ कम हो रहा है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो इन्वेस्टमेंट का जो थंब रूल है कि हमको ये ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन के रेट को जो बीट कर पाए। सपोज आज की डेट में अगर 7% का इन्फ्लेशन है, तो 60% से ज्यादा जहां पे भी आपको रिटर्न मिल रहा है, वहां पे आप इन्वेस्ट करिए और अपने पैसे को ग्रो करिए। ये मेरा इन्वेस्ट करने का तरीका है और इससे मुझे काफी फायदा मिला है। अच्छा अच्छा। तो सर आज आपसे बात करके हमें कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। पहली तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में जानकारी मिली, दूसरी साहित्य के बारे में जानकारी मिली, तीसरी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी मिली। तो ये दर्शाता है कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और हमें भी आपसे आज, चूंकि हम जानते तो पहले से थे, लेकिन आपकी इतनी सारी ये बातें जो हैं वो आज हमने जानी और सारे हमारे दर्शकों ने भी जानी है। तो आपका हमें समय देने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ठीक है फिर, कुछ बच्चों को अगर इनसे सर से कुछ भी पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। हम और सर मिल करके कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और सर जब अपने चैनल पर शुरू कर देंगे ट्रेनिंग प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो आप सर के चैनल पे भी विजिट करके और वहाँ पे भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वो सर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे रोकता हूँ और मिलते हैं अब आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।